डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो इम्पल्स है, ठीक है। और इम्पल्स जो है वो बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका फार्मूला देखते हैं, फिर इसकी यूनिट्स और फिर इसके अलावा इसका किस किस क्वांटिटी के साथ रिलेशन है, इम्पल्स कैसे कैलकुलेट होता है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। देखें इम्पल्स क्या है हमारे पास। इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। अच्छा अब देखें इसमें ये कौन सा प्रोडक्ट है। ये भी सिंपल प्रोडक्ट है, जैसे मोमेंटम होता है ना, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जब एक स्केलर हो दूसरा वेक्टर हो तो वो सिंपल प्रोडक्ट होता है, कोई डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता वो, ठीक है। इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इम्पल्स की यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन सेकेंड है, ठीक है। अच्छा ये जो इसकी यूनिट है ये कौन सी, ये ड्राइव यूनिट है। ऐसे यूनिट है लेकिन ये ड्राइव फॉर्म में। अच्छा अब देखिए अगर हम लोग इस फॉर्मूले से जाएं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से टाइम को उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा F इंटू टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये आप देख रहे हैं इसमें ये भी इम्पल्स और ये इम्पल्स इक्वल किसके हो गया, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल हो गया। इसका मतलब ये है कि इम्पल्स के दो फॉर्मूले हो गए। फिर एक तो हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम हो गया और दूसरा क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया कि मोमेंटम में जो चेंज है वो भी क्या है, वो भी इम्पल्स है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, देखें मजीद इसमें से और क्या चीज़ें हमें मिल सकती हैं। क्या मूविंग बॉडी का इम्पल्स हो सकता है? जी इसमें ऑप्शन आ जाते हैं ना कभी कि मूविंग बॉडी कि उसका हमेशा इम्पल्स होगा या कभी भी नहीं होगा, ऑलवेज इम्पल्स, नेवर इम्पल्स, ठीक है। तो या फिर मे और मे नॉट की ऑप्शन हो सकती है। तो अगर आप देखें मूविंग बॉडी, अगर तो वो रेस्ट पे है, सॉरी अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ है तो फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हुई, मोमेंटम कांस्टेंट हुआ, चेंज इन मोमेंटम जीरो हुआ, इम्पल्स जीरो हुआ, ठीक है। तो इस केस में इम्पल्स क्या होगा, जीरो होगा अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अगर वेरिएबल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी अगर वेरिएबल हुई तो चेंज इन वेलोसिटी होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा, इम्पल्स भी होगा। फिर तो ये मूविंग बॉडी मे और मे नॉट के केस में आ जाएगी। अगर मूविंग बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है यानी वेरिएबल वेलोसिटी के साथ है तो इसका मतलब ये है कि उसका इम्पल्स होगा, ठीक है। अदरवाइज इम्पल्स अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो फिर जीरो होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, इम्पल्स को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। डिफरेंट केसेस हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। फर्ज करें कि ग्राफ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसे। अगर तो आपके पास फोर्स टाइम ग्राफ है तो फिर इम्पल्स कैसे निकालेंगे। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हो तो फिर आप क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। एरिया जैसी शेप होगी वैसा फॉर्मूला होगा। अगर तो वो रेक्टेंगल स्क्वायर है तो उसका फॉर्मूला लगेगा, ट्राइंगल है तो उसका फॉर्मूला लगेगा 1/2 बेस इनटू हाइट, ये चीज आ जाएगी, ये इम्पल्स आ जाएगा आपके पास। अब 1/2 जारी बात है किसको शो कर रहा है, एक्चुअली ये फोर्स की एवरेज कर रहे हैं, इसलिए अक्सर फॉर्मूले में लिखा होता है द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड टाइम, ठीक है। तो 1/2 इसलिए साथ है, जब फोर्स वेरिएबल होगी तो फिर आप उसकी एवरेज यूज करेंगे ना। तो वो ग्राफ में भी 1/2 इसी वजह से आ गया कि उसकी एवरेज खुद ही कर देगा, ठीक है। आपको एवरेज करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। अच्छा ये तो हो गया ग्राफ से। अगर फोर्स टाइम ग्राफ है तो क्या आप इम्पल्स निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। अच्छा और चीजें देखते हैं इसमें। फर्ज करें कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, क्या इम्पल्स निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं अगर हम बॉडी का मास भी गिवन हो।
फर्ज करें कि वो कहता है एक्सेलरेशन हमारे पास वैल्यू भी गिवन है, लेट से कि मैं सपोज कर लेता हूँ यहाँ तक ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये वैल्यू 10 है और ये टाइम सेकंड में है, ये वैल्यू 4 है। कहता है इंपल्स बताएं, निकल आएगा इंपल्स एक्सेलरेशन टाइम से। अगर मुझे मैस बता दें, लेट से कि मैस जो है वो 2 kg है, तो फिर इंपल्स कैसे निकालेंगे हम? इंपल्स का फॉर्मूला होता है आई, यहां से आप एक्सेलरेशन टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में आपके पास क्या आ जाएगा मैस, और मैस से मल्टीप्लाई कर लेना एट द एंड। ठीक है, तो आप देखें आपके पास एवरेज फोर्स F इक्वल टू ma, इसकी जगह वैल्यू पुट कर लें, A इंटू टी आ गया। अब ये चीज़ आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का केस है, यहाँ से आप एरिया निकालेंगे तो ये चीज़ कैलकुलेट हो जाएगी आपके पास। और एक्सेलरेशन की जारी बात है एवरेज भी इसमें आएगी ना, क्योंकि एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो यहाँ पे एक एवरेज वैल्यू भी आएगी इसमें। सो इस फॉर्मूले से आप इंपल्स निकालेंगे। जैसे मैस कितना है जी 2, एरिया अंडर द कर्व 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितनी है 4, हाइट कितनी है 10, तो ये आ गया 240 न्यूटन सेकेंड, ये इसका इंपल्स आ जाएगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इससे इंपल्स को। नेक्स्ट सेकेंड, मजीद इंपल्स कैसे कैलकुलेट होगा ग्राफ से। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये ग्राफ है, इसका इंपल्स बताएं। इसमें इंपल्स कैसे निकलेगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मोमेंटम कांस्टेंट होगा, इंपल्स यानी चेंज इन मोमेंटम 0 हुआ, इंपल्स 0 होगा। इस ग्राफ में इंपल्स 0 है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड, फर्ज करें कि ये ग्राफ है, यहां से वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, और एक ऑब्जेक्ट है उसका मास गिवन है आपको 2 kg, स्ट्रेट लाइन, मीटर पर सेकंड, टाइम सेकंड में। फर्ज करें कि वेलोसिटी गिवन है 10 और टाइम गिवन आपके पास 4। इंपल्स निकालना है। इंपल्स के लिए आपको अब क्या क्या चाहिए होगा, देखें इंपल्स का फॉर्मूला है फोर्स इंटू टाइम। फोर्स आप निकालेंगे ग्राफ से, फोर्स इज इक्वल टू F इक्वल टू ma, ये चीज आ गई। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन स्लोप से निकलेगी। अब स्लोप आपके पास क्या होगी? डेल्टा V ओवर डेल्टा t, ये चीज आ जाएगी। अब आप स्लोप निकाल लें, फॉर्मूले में पुट कर लें, तो आपके पास इंपल्स आ जाएगा। ठीक है, दूसरा ये है कि जाहिर बात है कि वो t तो कैंसिल हो गया, मैस और चेन इन वेलोसिटी आप देख लें, मैस कितना है 2, चेन इन वेलोसिटी 10, तो कितना इंपल्स आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, सो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं इंपल्स। अब आप देखें नेक्स्ट, आपके पास फर्ज करें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, क्या इसमें होगा इंपल्स? लेट्स से कि ये ग्राफ है, इसमें तो वेलोसिटी 0 है क्योंकि स्लोप 0 है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी देगी, इसका मतलब ये है कि बॉडी रेस्ट पे, अगर बॉडी रेस्ट पे तो इंपल्स क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर फर्ज करें आपके पास ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का, क्या इसमें इंपल्स होगा? ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, स्लोप वेलोसिटी देगी, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है यहां पे, तो फिर चेन इन वेलोसिटी 0 हुई, चेन इन मोमेंटम 0 हुआ, इंपल्स क्या होगा? इंपल्स 0 हो जाएगा। इस ग्राफ में इंपल्स क्या है? 0 है। ठीक है, सो ये क्लियर हो गया आपको। इस तरह से आप इंपल्स कैलकुलेट करते हैं।
मैंने इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी एक्सप्लेन किया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से एक्सप्लेन किया, फोर्स टाइम ग्राफ से और एरिया टाइम ग्राफ से। फोर्स टाइम और एरिया टाइम से आपने एरिया निकाल के इम्पल्स की तरफ जाना है, वेलोसिटी से आपने स्लोप निकाली तो एक्सलेरेशन आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आप वेलोसिटी निकालेंगे, वहाँ से आप फिर मूव करेंगे उसमें। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। फर्ज करें कि ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम। डिस्प्लेसमेंट मीटर में, टाइम सेकंड में, डिस्प्लेसमेंट 10, टाइम 4, ये आ गया। कहते हैं जी इम्पल्स बताएं, तो आप क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल होगी। फिर अब वो कह रही है कि वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही क्योंकि स्लोप तो एक जैसी नजर आ रही है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई है। ये जो ग्राफ आप देख रहे हो स्लोप कांस्टेंट है लेकिन ऊपर की तरफ जा रही है, स्लोपिंग अप है ये। इसका मतलब होता है कि बॉडी इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, और जब ये स्लोपिंग डाउन हो जाए तो इसका मतलब बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट। तो मैंने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आपको डायरेक्शन भी पता चल जाती है। अगर स्लोपिंग अप है, अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट जा रही है बॉडी, और स्लोपिंग डाउन है तो टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट जा रही है। यहां से आपको इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी, वो कैसे मिलेगी, 10 और ये डिवाइडेड बाय 2, ये वाला फासला 2 हो गया ना, ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। वाई ओवर एक्स करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी, ये 10 आ गई और ये टाइम 2 आ गया। डिस्प्लेसमेंट 10 टाइम 2, इसको डिवाइड कर लें तो 5 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी है। अब डायरेक्शन रिवर्स हुई, अब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से ये 10, यहाँ पे वेलोसिटी 0, तो आपके पास चेंज आ जाएगी, फाइनल माइनस इनिशियल निकालेंगे, 0 - 10 डिवाइडेड बाई ये जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक, ये 2 डिवाइड कर लेंगे -5, तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है। अब आप चेंज निकालेंगे इसमें, तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी। अगर मैं आपको मैस भी दे दूँ, मैस ऑब्वियसली गिवन होगा इसमें, सो मैस लेट से कि 10 kg है। अब आप मुझे बताएं इम्पल्स क्या होगा। इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, m vf माइनस vi, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। मैस कितना 10, फाइनल -5 फिर -5। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो इम्पल्स, इसको आप देखें -10 -100 आ जाएगा न्यूटन सेकेंड, ये इम्पल्स आ जाएगा। मैग्नीट्यूड देखनी है तो वो +100 आ जाएगी, ठीक है। सो ये मैंने ग्राफ से आपको कैलकुलेट करके दिया। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से इम्पल्स निकालना है तो वो कैसे निकालना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जी, डायरेक्शन क्या होती है इम्पल्स की। डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, देखिए इम्पल्स का फॉर्मूला F/T है। फोर्स क्या होती है, एवरेज होती है। एक तो इम्पल्स की डायरेक्शन फोर्स के साथ मैच करेगी, F की जगह ma लगा लें, एक्सलेरेशन के साथ भी मैच करेगी। जो डायरेक्शन इम्पल्स की है ना वो फोर्स के साथ होगी, या जो डायरेक्शन फोर्स की एक्सलेरेशन की वही इम्पल्स की भी है। फिर इसके अलावा एक्सलेरेशन क्या है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। यहां से देखें तो ये t कैंसिल कर लें, तो चेन इन वेलोसिटी के साथ मैच करेगी डायरेक्शन इम्पल्स की, वेलोसिटी के साथ नहीं, चेन इन वेलोसिटी के साथ। और m डेल्टा v क्या है, वो चेन इन मोमेंटम है। तो डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज अलोंग फोर्स, एक्सलेरेशन, चेन इन वेलोसिटी, चेन इन मोमेंटम, इन सब के साथ क्या करेगी, मैच करेगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स क्या होगी इसमें। नेक्स्ट देखते हैं इम्पल्स मजीद कौन से केसेस हैं जिसमें आप कैलकुलेट करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक सर्कुलर पाथ है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एक बॉडी सर्कुलर पाथ में, और वो बॉडी पहले इधर थी, उसका इनिशियल मोमेंटम था mv, वैल्यू भी गिवन हो सकती है। लेट्स से कि वेलोसिटी आपको गिवन है, उसकी मैग्नीट्यूड 5 गिवन है, फिर बॉडी इधर आ गई, मैग्नीट्यूड अगेन 5 है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। और अगर वो आपको मैस भी दे देता है
5 kg, तो इम्पल्स क्या होगा? ये चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम और m डेल्टा v लिखने से। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगी? वही अगर आपको याद हो फॉर्मूला तो मैंने बताया था, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab, यानी 5 का स्केयर फिर 5 का स्केयर माइनस 2 फिर 5 का स्केयर cos 90 ज़ीरो हो गया, तो ये सारा ज़ीरो हो गया, ये रहेगा जस्ट। तो ये आ जाएगा जी 2 इंटू 5 स्केयर अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगी। अब आप इसको इस फॉर्मूले में ले आए, मैस कितना 5, चेंज वेलोसिटी की कितनी है 5 अंडर रूट 2, तो ये आ जाएगा 10 अंडर रूट 2 न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो सर्कुलर पाथ में आप यूँ निकालेंगे इम्पल्स, ठीक है। और इम्पल्स की डायरेक्शन क्या होगी? चेंज इन वेलोसिटी के साथ होगी। सर्कुलर पाथ में इम्पल्स की डायरेक्शन क्या होती है जी बताएं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इम्पल्स की डायरेक्शन क्या होती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में याद रखें सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, टूवर्ड सेंटर होगी, और इम्पल्स की डायरेक्शन भी फोर्स की डायरेक्शन में ही होती है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इम्पल्स की डायरेक्शन टूवर्ड सेंटर होगी अलोंग सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी वहीं पर होती है, चेंज इन वेलोसिटी भी यहीं पर होती है, ठीक है। तो ये याद रखें, ये पॉइंट भी आ सकता है कि सर्कुलर मोशन में इम्पल्स की डायरेक्शन कहाँ पर होगी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। सारी बात है, नॉन यूनिफॉर्म में 2 एक्सेलरेशन आ जाती हैं तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट एक पॉइंट और देखते हैं इसमें कि फर्ज करें कि ये एक बॉल है और एक मॉलिक्यूल इसको हिट करता है, मैस उसका m है, और मॉलिक्यूल जो हिट कर रहा है वो 30 डिग्री पे हिट करता है। कोई भी वैल्यू सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, सपोज के 15 डिग्री है, चले यहाँ पे आके उसने हिट किया तो फिर इस तरफ आ गया, ये इसका फाइनल मोमेंटम हो जाएगा यहाँ पे, ये इसका इनिशियल है, ये इसका फाइनल है। फाइंड द इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम, ये एंगल भी 15 है, इसमें क्या करेंगे हम? अब वो कह रहे कि मोमेंटम तो वही एम वी है, यहाँ पे भी एम वी है, कैसे चेंज हुआ? मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज होगी तो फिर चेंज हो गया मोमेंटम, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर इम्पल्स तो होगा, ठीक है। तो इम्पल्स क्या होगा? आप क्या करेंगे कि इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है ना इसकी, इसको एक्सटेंड कर लें यूं। याद रखें कि हमेशा टेल्स मिलानी होती हैं, अगर ये 15 है तो फिर ये भी 15 होगा, तो ये टोटल कितना होगा? ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे? उसी मेथड से निकालेंगे। पी स्केयर प्लस पी स्केयर माइनस 2 फिर पी स्केयर, क्योंकि ए और बी आ जाएगा। cos 30 क्या होता है? वो √3/2 होता है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2p स्केयर माइनस पी स्केयर √3। अब अगर एम बी की वैल्यू गिवन हो तो फिर मजीद सॉल्व कर सकते हैं इसे, ठीक है। अब लेट से कि यहाँ पे अगर एंगल उसने दिया हुआ है 45, ये भी 45 है, फिर जाहिर बात है जो एंगल ये होता है वही एंगल ये भी होता है तो उसको भी 45 कहेंगे। फिर क्या आंसर आएगा? टोटल ये एंगल कितना हो गया? 45 और 45 90। अब आप इम्पल्स निकालें, पी स्केयर प्लस पी स्केयर माइनस 2 फिर पी स्केयर cos 90 0 हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया। तो ये आ जाएगा जी आपके पास 2p स्केयर p/√2, ये आंसर आ जाएगा सिंपल। अब अगर मैं आपको m और v की वैल्यू दे दूं तो एग्जैक्ट आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये था इम्पल्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर छोटे छोटे, जो कि आप ग्राफ से देखे निकल सकता है, कोई मैथमेटिकल फार्मूला गिवन हो तो वहाँ से निकल सकता है, इसमें कोई डाटा गिवन हो तो वहाँ से निकल सकता है। जी नेक्स्ट पॉइंट इसका ये देखें, प्रैक्टिकल लाइफ में इम्पल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ पे हम इसको यूज़ भी कर रहे हैं। देखें इम्पल्स का फार्मूला आपने पढ़ा जी, एवरेज फोर्स इनटू टाइम। वो एवरेज फोर्स हम इसलिए कहते हैं कि सम टाइम MCQ में किसी क्वेश्चन में लिखा होता है कि जी फोर्स इनिशियली थी 0 न्यूटन एंड देन इंक्रीज होके वो 10 न्यूटन तक गई है।
उस केस में फिर आप क्या करेंगे, ना 0 चूज़ करेंगे ना 10 चूज़ करेंगे, 0 और 10 की एवरेज करके फिर यूज़ करेंगे। इसलिए हम ये एवरेज फोर्स लगाते हैं इसमें, क्योंकि ये टाइम ऑफ इम्पैक्ट बेसिकली टाइम इंटरवल है। इस इंटरवल में फोर्स कांस्टेंट भी रह सकती है और वेरिएबल भी रह सकती है। अगर तो फोर्स कांस्टेंट है, एक वैल्यू गिवन है, तो फिर तो वही यूज़ करेंगे, और अगर फोर्स की वैल्यूज़ अगर 2 आ जाती हैं तो फिर आप उसकी एवरेज यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, एक बात तो ये है कि अगर इम्पल्स सेम है, कांस्टेंट है, टाइम को इधर ले आए तो फोर्स और टाइम का क्या रिलेशन है जी, इन्वर्स है। आप अगर टाइम ऑफ कोलिजन ज़्यादा कर लें तो फिर फोर्स क्या हो जाती है, फिर कम हो जाती है, यानी कि आपको फोर्स कम लगानी पड़ेगी। अगर आप टाइम ऑफ इम्पैक्ट ज़्यादा कर लें, टाइम ऑफ कोलिजन ज़्यादा कर लें, तो फोर्स की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी इसमें। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन जो है वो छत से गिरता है और नीचे जो है वो एक फर्श है, हार्ड है वो, तो उसके ऊपर अगर वो गिरेगा तो उसको इंजरी आएगी, क्योंकि वो हार्ड है, तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट कम हो जाएगा और जो फोर्स का ट्रांसफ़र है वो ज़्यादा होगा। दूसरा केस ये है कि अगर वही पर्सन गिरता है छत से और नीचे कोई फॉर्म पड़ा हुआ है या रेत पड़ी हुई है, तो उसको इंजरी नहीं आएगी, कम इंजरी आएगी। या तो उसकी वजह ये है कि वो सॉफ्ट चीज़ पे गिरेगा तो टाइम ऑफ कोलिजन इंक्रीज़ करेगा, और टाइम ऑफ कोलिजन जब इंक्रीज़ करेगा तो फिर फोर्स का ट्रांसफ़र डिक्रीज़ करेगा, वो इंजरी से बच जाएगा। फिर और इसके अलावा वो हेलमेट की एग्जांपल दे सकता है कि अगर आप हेलमेट यूज़ कर रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है। असल में हेलमेट क्या करता है, वो टाइम ऑफ कांटेक्ट को या टाइम ऑफ कोलिजन को इंक्रीज़ कर लेता है, जिससे फोर्स डिक्रीज़ हो जाती है। फिर इसके अलावा और एग्जांपल्स में, जैसे ये हमारे बाल है सर के, ये क्रम्पल जोन का काम करता है, यानी कि ये भी टाइम को, क्योंकि कोई चीज़ हिट करती है सर पे तो वो पहले बालों पे हिट करेगी, फिर स्किन पे, फिर उसके बाद वो ट्रांसफ़र होगी आगे। इससे क्या होगा, टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज़ करेगा और ट्रांसफ़र ऑफ फोर्स डिक्रीज़ करेगी, तो इससे इंजरी में कमी आ जाती है, या इससे आप कह लेंगे सेफ्टी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें टाइम और फोर्स का रिलेशन भी बता रहा होता है। ठीक है, इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे क्रिकेट में आपने देखा होगा कि जो विकेट कीपर होता है या कोई फील्डर होता है, जब वो बॉल को पकड़ता है तो अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे ड्रैग कर लेता है, पीछे मूव करवाता है इस तरह से। उसका मकसद ये होता है कि वो टाइम को इंक्रीज़ कर रहा होता है, उससे फोर्स क्या हो जाती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये इम्पल्स की ना डेली लाइफ की एग्जाम्पल है जिसमें हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनमें से भी कोई क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअली या कुछ स्टेटमेंट ऐसी आ सकती है, वो आप लोग इसमें अगर एग्जांपल्स पढ़े भी होंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अक्सर लिखा होता है लार्ज फोर्स एंड अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये कोई लाजमी नहीं है, फोर्स स्मॉल भी हो सकती है, टाइम ज़्यादा हो जाएगा फिर। तो अगर आप चाहते हैं कि कम टाइम में अगर इम्पल्स आपने वो प्रोड्यूस करना है तो आप फोर्स ज़्यादा कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि जी कम फोर्स लगानी है और उतने ही इम्पल्स प्रोड्यूस करना है, फिर टाइम ज़्यादा करना होगा आपको। तो ये लाजमी नहीं कि लार्ज फोर्स ही लार्ज इम्पल्स दे, स्मॉल फोर्स विद अ लार्ज टाइम जो होगा वो भी लार्ज इम्पल्स दे सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों का क्या है, ये प्रोडक्ट है। तो इसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, बाकी भी चीज़ें जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। शुक्रिया।